NT-NET पेपर 2021 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जून। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना। सूची 1 में हमें राइटर्स के नाम दे रखे हैं, सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं। तो सूची 1 राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, और उनकी रचनाएं हैं साहित्य दर्पण, अभिनव भारती, हृदय दर्पण और काव्य मीमांसा। तो हम अगर वैसे अंदाजा लगाएं तो जैसे चौथा राइटर हमारा है डी पे है अभिनव गुप्त, और सेकंड नंबर पे जो रचना है अभिनव भारती है, तो ये इसकी हो सकती है। तो डी का 2, तो डी का 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो यानी कि राजशेखर की जो रचना है वो काव्य मीमांसा, भट्टनायक की रचना हृदय दर्पण, विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण, और अभिनव गुप्त की रचना जो है अभिनव भारती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। मतलब कौन सी बात उनके बारे में सही है? दो चीजें पूछते हैं, या तो सही नहीं है या सही है। तो क्या सही है? अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृहत्त्रय के रूप में प्रतिष्ठित किया है। सेकंड, नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया है। थर्ड, नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। फोर्थ, नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से प्रभावित थे। तो नंद दुलारे वाजपेयी संबंधित जो सही कथन है वो है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृहत्त्रय के रूप में प्रतिष्ठित किया है। थर्ड, नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी और स्वतंत्रतावादी आलोचक थे। तो ये 2 कथन उनके बारे में सही है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है बी। इसका सही आंसर है बी, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें 2 सूची दे रखी है, एक तरफ नाटक दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनमें क्या क्या चीजें हैं, मतलब सब्जेक्ट क्या है, उसका सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो सूची 1 में अंधेर नगरी, अंधा युग, ध्रुव स्वामिनी, और डी है आगरा बाजार। और दूसरी सूची में हमारा लोक नाट्य शैली, समस्या मूलक नाटक, थर्ड है प्रहसन, चौथा गीति नाट्य। तो जो अंधेर नगरी है वो प्रहसन है, मतलब एक हास्य नाटक। अंधेर नगरी जो है वो प्रहसन है। तो अंधेर नगरी यानी कि ए का थर्ड कौन से ऑप्शन में है? ए का थर्ड ऑप्शन बी में है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी। मतलब ऐसे ही पता चलता है ना, अंधेर नगरी हास्यात्मक नाटक है तो वो प्रहसन है। प्रहसन का मतलब हास्य नाटक होता है। तो ए का 3 पता चल गया, ऑप्शन में देख लो ए का 3 किस में है? बी में है। तो सही आंसर है बी। आप सबका देख लेते हैं। अंधेर नगरी जो है वो प्रहसन है, लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है। अंधा युग जो है वो गीति नाट्य है, गीत के रूप में एक नाटक लिखा गया अंधा युग। ठीक है, जो लिखा है धर्मवीर भारती ने। ध्रुव स्वामिनी जो है समस्या मूलक नाटक है, इसके अंदर समस्या के बारे में बात की गई है, ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली है। ठीक है, ये हबीब तनवीर ने लिखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? कौन से निबंध संग्रह में लिया गया है? ए अशोक के फूल, बी कल्पलता, सी कोटज, डी आलोक पर्व। तो सही आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित है। ये 1951 में आया था कल्पलता, इसके अंदर नाखून क्यों बढ़ते हैं संकलित है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी में आए, कुटुज जो है 1964 में, आलोक पर्व 1972 में, साहित्य सहचर 1965, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, बादल को घिरते देखा है, कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो ये कालिदास की कविता है। ठीक है, नागार्जुन ने लिखा है कालिदास के बारे में। तो नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। सेकंड, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। थर्ड, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। फोर्थ, इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अन्य भूतात्मक चित्र है। तो इसमें इसने पूछा कौन से तथ्य सही है। अब हम दिमाग लगाते हैं कि कौन सा सही नहीं हो सकता, कौन सा सही नहीं हो सकता। ये नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना था, ये तो अनलॉजिकल चीज है, ये सही नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट गलत है, इसको निकाल दो। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है, वो कल्पना ही है। इसने बोला कल्पना प्रसूत नहीं है, लेकिन उसके लिए बादल जो है कल्पना है, तो ये सही है। ठीक है, सेकंड ठीक है हमारा। ठीक है, इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है, ये भी गलत है। उज्जैनी का कोई यथार्थ वर्णन, उसके अंदर सच्चाई कुछ नहीं है, कल्पना है सिर्फ एक। ठीक है, तो ये भी गलत है। फोर्थ, इसमें किन्नर किन्नरों के स्वच्छंद जीवन के अन्य भूतात्मक चित्र है, ये सही है। तो सही आंसर हो सकता है इसका सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन है
डी, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका, डी। बादल को गिरते देखा है कविता से संबंधित तथ्य विकल्प 2 और 4 है। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें किन्नर किन्नरों के स्वतंत्र जीवन की अनुभूतियात्मक चित्र है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा गया जाता है। ये राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नुक्कड़ कविता मतलब जो नुक्कड़ बैठ के लोग बातचीत करते रहते हैं, ऐसी कविता की संज्ञा उनको दी है। बाबा नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का कबीर कहा जाता है। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इनमें 52 कविताएं 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर इन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बाबा नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसके लिए? पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। ये काव्य संग्रह है उनका पत्रहीन नग्नगाछ, जिसमें 52 कविताएं हैं। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है बाबा नागार्जुन को 1968 ईस्वी में। ये संस्कृत और मैथिली में यात्री उपनाम से कविता लिखते हैं। मतलब इनकी जो कविताएं लिखते हैं उसमें अपना नाम क्या लिखते हैं? यात्री। बाबा नागार्जुन को ही यात्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तो बाबा नागार्जुन का सही नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। तो ये फैक्ट्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये याद रखने वाली बातें हैं कि बाबा नागार्जुन का जो असली नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है। इन्हें यात्री के नाम से जाना जाता है। ये अपनी कविताओं में यात्री उपनाम का यूज करते हैं। ठीक है, ये संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखते हैं, जिसमें अपना उपनाम क्या लिखते हैं? यात्री। बाबा नागार्जुन यात्री। ठीक है, इनका रियल नेम जो है वो वैद्यनाथ मिश्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक कौन सी है? ए अभिनव भारती, बी व्यक्ति विवेक, सी काव्य कौतुक, डी श्रृंगार प्रकाश। तो आंसर है डी, श्रृंगार प्रकाश। भोजराज की पुस्तक का नाम श्रृंगार प्रकाश है। इनका अन्य ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण है। इनका समय 11वीं शताब्दी से का सदी है और जन्म स्थान जो है मालवा है। भोजराज का जन्म मालवा में हुआ। अभिनव भारती आचार्य अभिनव गुप्त की टीका है। इसमें नाट्यवेद निवृत्ति भी कहा जाता है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की पुस्तक है। इसका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ। और उनका जन्म जो है वो कश्मीर है। जन्म स्थान जो है कश्मीर है। किसका? महिम भट्ट का जो जन्म स्थान है वो कश्मीर है। उनकी जो पुस्तक है वो राजनक है और समय जो है 11वीं सदी है का फर्स्ट हाफ। काव्य कौतुक भट्टनौत का ग्रंथ है। काव्य कौतुक किसका ग्रंथ है? भट्टनौत, जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य क्या है? घनानंद जो है एक कृष्ण प्रेमी कवि है। ठीक है, तो उनका सही तथ्य उनको बताने हैं। फर्स्ट, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। ये बात तो सही है। घनानंद ने सिर्फ कवित सवैयों की रचना की है। थर्ड, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। फोर्थ, घनानंद की कविता अमीधा मूलक है। तो उसका सही आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड, बी। घनानंद में किन्हें वियोग की व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, ये सही है। कृष्ण में वियोग की कविताएं इन्होंने लिखी। और थर्ड, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। उन्होंने कृष्ण की विरह कथा भी लिखी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसके बारे में सही है। तो उसका सही आंसर है बी। घनानंद की कविता के संदर्भ में सही तथ्य है, घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मिलान करना है। एक तरफ करैक्टर दे रखे हैं, दूसरी तरफ नाटक दे रखे हैं। कौन सा करैक्टर कौन से नाटक का है इसका अंदाजा लगाना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। जैसे ए में षटकार है, बी महाराष्ट्री, सी धातुसेन, सी गोवर्धन दास। और नाटकों के नाम दे रखे हैं अंधेर नगरी, स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा और चंद्रगुप्त। इसमें दो का पता हो सकता है तुम्हें, एक तो गोवर्धन दास अंधेर नगरी में है और जो षटकार है सक्टार चंद्रगुप्त में है। तो यानी कि डी में फर्स्ट और ए में 4। तो डी में फर्स्ट ए में 4, ये रहा डी में फर्स्ट ए में 4। तो ऑप्शन है इसका डी। तो सही आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, तो पात्र षटकार किसके अंदर है? चंद्रगुप्त में। लिखा किसने? जयशंकर प्रसाद ने। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा इसका नहीं पता था, तो जरूरी नहीं सबका पता हो। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा का करेक्टर है भारतेंदु ने लिखा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। धातुसेन ये जो स्कंदगुप्त का है, स्कंदगुप्त नाटक में ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है।
ठीक है। और गोवर्धन दास अंधेर नगरी का है, जो भारतीय हिंदू ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम ये तुम्हें याद ही रखने पड़ेंगे, देख लेते हैं। पहले अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री और स्कंदगुप्त। तो सही ऑप्शन है इसका डी, 3142। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले राजश्री आया 1915 में, फिर आया अजात शत्रु 1922 में, फिर आया स्कंदगुप्त 1928 में, फिर आया ध्रुव स्वामिनी 1933 में। तो ये इसका सही सीक्वेंस है। इनके और भी नाटक हैं, जैसे सज्जन 1910 में आया, कल्याणी परिणय 1912 में आया, करुणालय 1912 में आया, प्रायश्चित 1930 में, विशाख 1921, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, एक घूट 1930 और चंद्रगुप्त जो है 1931। तो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त में भी स्कंदगुप्त पहले है और चंद्रगुप्त बाद में है, ठीक है। तो मेन तो इसकी स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त ही है, तो ये ध्यान रखना कि स्कंदगुप्त जो है वो पहले आता है, चंद्रगुप्त बाद में आता है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक फैक्ट है, दूसरा उसका रीजन है, ठीक है। असर्शन ए और रीजन आर। तो असर्शन क्या कहता है? फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है, दिमागी संतुलन खराब होता है कवि का। रीजन बताता है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। तो सही आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, ठीक है। और एक ही आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? पहला भावपरक, दूसरा संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण, तीसरा युग विशेष का आभास देने वाली और चौथा चिंतन प्रधान। तो उसका सही आंसर है ए, सेकंड और थर्ड। इसकी जो भाषा और शैली की विशेषता संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण है और युग विशेष का आभास देने वाली है। तो आंसर है मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण एवं युग विशेष का आभास देने वाली है। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 में राहुल संस्कृति आनंद ने यात्रा साहित्य के रूप में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड क्लाइव, डी लॉर्ड कर्जन। तो आंसर है लॉर्ड कर्जन। भारत दुर्दशा में लॉर्ड कर्जन का ही जिक्र किया गया था, उसी का ही है ये। शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-05 में भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा था, ठीक है। तो सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 13, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन है? फर्स्ट राजकुमारी चंद्र दीक्षित, बी सेकंड है सुचरिता, थर्ड पत्रलेखा और फोर्थ है ऋतभ्रा। सुचरिता तो है सेकंड किसमें? ए और बी में। तो सही आंसर है इसका ए, फर्स्ट और सेकंड, राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में आई। यह उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, जिसके अन्य पात्र जो हैं बाण भट्ट, निपुणिका जिसको न्यूनिया भी कहते हैं, प्रेम का उदातीकरण एवं हर्षकालिक समाज, राजनैतिक एवं संस्कृति स्थिति का चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह कौन से हैं? अब कमलेश्वर के कहानी संग्रह, हमें अलग अलग राइटर के कहानी संग्रह के बारे में भी पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कौन सा कहानी संग्रह किसका है। तो इसमें 4 दे रखे हैं, बिरादरी बाहर, राजा निर्बंसिया, ठसक, कस्बे का आदमी। तो सही आंसर है सेकंड एंड फोर्थ, बी, राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी। कमलेश्वर के कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया 1957 और कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी में है। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह खोई हुई दिशाएं 1963 में आया, मास का दरिया 1966 में आया, बयान 1977, आज़ादी मुबारक 2000। तो इनके और भी कहानी संग्रह हैं, ठीक है, जिनको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, परिंदे कहानी के पात्र कौन है? परिंदे कहानी के पात्र 4 पात्रों के नाम लिखे हैं, रिचर्ड, डॉक्टर मुखर्जी, रामधन और मिस्टर हुबर्ट। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, ए में फर्स्ट और थर्ड, बी में फर्स्ट एंड सेकंड, डी में, सी में 2 और 4 और डी में 3 और 4। तो सही ऑप्शन है सी, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट। ये सही आंसर है। परिंदे की कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट है। परिंदे 1960 ईस्वी में आई।
ये कहानी संग्रह 1960 में आया था। कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा है ये। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कवि नामवर सिंह ने माना है। रिचर्ड भीम साहनी के उपन्यास तमस का पात्र है। इसमें रिचर्ड नाम लिखा हुआ था, वो भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, उसका पात्र है। रामधन जो है वो रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 16, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? तो ए मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शेद और मेहता, और डी राय अमरपाल सिंह और मालती। तो ये जो संवाद हुआ था वो मेहता और मालती के बीच में हुआ था। ठीक है, तो आंसर है उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। यह संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ। गोदान 1936 ईस्वी में उपन्यास आया था। ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है और इस उपन्यास के अन्य पात्र और हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन, गोविंदी आदि। इस उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? मतलब तमस में कौन नहीं है? ए रत्तो, बी नत्थू, सी रिचर्ड और डी हयात बख्श। तो रत्तो नहीं है इसमें, रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म साहनी के तमस उपन्यास के पात्र जो है रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, वानप्रस्थ, लीजा, जरनैल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, नूरी इलाई और मोहन है। क्वेश्चन नंबर 18, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को किस रूप में आख्यायित किया है? ए राष्ट्र कवि के रूप में, बी नवोत्थान के कवि के रूप में, सी भारतीय कवि के रूप में, डी सामासिक संस्कृति के रूप में। तो संस्कृति के 4 अध्याय निबंध में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इसका सही आंसर है बी, नवोत्थान के कवि के रूप में। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी ने भारत के संस्कृति इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। उसके बारे में पूरी डिटेल इकट्ठी की गई है। संस्कृत के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन सन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म काल के अनुसार लगाना है इसमें। लुईपा, स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्यदंत। तो सही आंसर है बी, सेकंड 2143, यानी कि सबसे पहले है स्वयंभू 783, फिर लुईपा, फिर पुष्पदंत 1972, ठीक है, फिर हेमचंद्र 1088। इसमें लुईपे का ईयर नहीं दे रखा। लुईपे का समय कहीं कहीं 773 ईस्वी भी देखने को मिलता। तो सबसे पहले आएंगे स्वयंभू, स्वयंभू के बाद लुईपा, लुईपा के बाद पुष्यदंत, पुष्यदंत के बाद हेमचंद्र। ठीक है, निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही क्या है? चतुर्भुज दास के संदर्भ में सही शब्द क्या है? वे कुंभन दास के पुत्र थे। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। और 4th, हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो सही आंसर है सी, 1 और 4। चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे और हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है। तो ये सही है। चतुर्भुज दास का समय जो है 1530 1530 से 1585 ईस्वी माना गया है। इनके गुरु गोसाई विट्ठल नाथ थे। इनका जन्म जमुनावती में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। ये अष्टछाप के कवि हैं। चतुर्भुज दास जो है अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े तथा नंद दास सबसे छोटे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें 2 सूची दे रखी है, उनका मिलान करना है। तो इसमें एक तरफ उच्चारण दे रखा, दूसरी तरफ वर्ण। कौन से वर्ण का उच्चारण कैसे होता है? उच्चारण है औष्ठ्य, मतलब होठों से जिसका उच्चारण हो, दंत्य, कंठ्य, तालव्य। तो ओष्ठ से कौन सा होता है? जैसे च, प, त, ग, जिसमें होठ मिलते हैं तो प में मिलते हैं। ओष्ठ्य मतलब होठ। तो ए में 2 होना चाहिए। तो ए में 2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही है ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि ओष्ठ्य होठों से प, दंत्य जहां दांत मिलते हैं, तो दांत किस में मिलेंगे? त में, दंत्य। कंठ्य जो ग, कंठ गले से निकलता है। ठीक है, तालव्य जिसमें तालु से जीभ टकराती है, च नीचे जाती जीवा। ठीक है,
तालव्य। तो ये तो हम बोल के हम पता लगा सकते हैं। ओष्ठे में प, दंते में त, कंठे में ग और तालव्य में च। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित ग्रंथों का सही उपक्रम क्या है? रिपब्लिक, दूसरा माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तीसरा है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और चौथा है एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो उसका सही आंसर है ए रिपब्लिक। सबसे पहले रिपब्लिक आएगा जो प्लेटो ने लिखा 380 ईसा पूर्व। फिर आया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिपब्लिक के बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म I.A. रिचर्ड्स ने लिखा 1929। एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न्स, ये टॉमस टर्न इलियट ने 1936। फिर माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, लियोनेल टर्लिंग ने 1972। अब क्वेश्चन नंबर 23, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद-बरदाई कौन है? केवल कवित्त के रचयिता है, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, केवल दोहा और तोमर के रचयिता है, व्याकरण में पारंगत है। तो उसका सही आंसर है डी, सेकंड एंड फोर्थ। वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और फोर्थ व्याकरण में पारंगत है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद-बरदाई जो है हिंदी के प्रथम महाकवि है और व्याकरण में पारंगत है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद-बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो, चंद-बरदाई ने लिखा था ना, तो पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और प्रथम महाकवि जो है वो है चंद-बरदाई। ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार चंद-बरदाई व्याकरण में पारंगत थे। छप्पिया इनका निजी छंद है। शिव सिंह सेंगर ने चंद-बरदाई को छप्पियों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। मतलब पृथ्वीराज रासो इन्होंने पूरा नहीं लिखा, आधा छोड़ा था, उसके बाद उसको पूरा करने वाले इनके पुत्र थे जलहण। तो जलहण जो है चंद-बरदाई के पुत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुया, ददमत घृत गान लाया डार दया छुया। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुया का अर्थ क्या है? छुया का अर्थ क्या है? छार, बी मट्ठा, सी मथानी और डी मक्खन। तो मट्ठा मतलब लस्सी, लस्सी हो गया, तो उसका सही आंसर है लस्सी। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुया, ददमत कृत गांठ लिया डार दिया छुया। मतलब जैसे छाछ को छोड़ दिया जाता है वैसे अपने आप को वो मानती है। उपयुक्त पंक्ति में छुया का अर्थ है मट्ठा। उपयुक्त पंक्ति भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति शाखा की कवियत्री मीराबाई की है। इनके अन्य प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसी जी का मायरा। मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां जैसे बसो मेरे नैनंद में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। उनको अपना पति मानती है मीरा जो है। ठीक है। तो मीरा के बारे में कुछ अन्य पंक्तियां दे रखी है मीरा की। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक कौन है? ए वॉल्टेयर, बी हीरोडोटम, सी विको और डी कांट। तो सही आंसर है इतिहास दर्शन के मूलतः संबंधित विचारक जो हैं वॉल्टेयर हैं। वॉल्टेयर का मूल नाम जो है फ्रांसिस मेरी एरोयत है। ये वॉल्टेयर नाम से रचना करते हैं। इनका जन्म पेरिस में 21 नवंबर सन 1694 को हुआ। इन्होंने नाटक, दर्शन, व्यंग तथा काव्य कथा तथा काव्य शास्त्रीय रचनाएं लिखी हैं और बंदी बंदाई परंपराओं का विरोध किया है।